नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की हमारी इस सीरीज़ में इसमें आज हमारा दूसरा सेशन है। यदि आप लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा हो किसी कारण से तो पहले आप उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। लाइव देखना रह गया हो तो रिकॉर्डेड आप उस सेशन को देख लें तो आपको फिर आगे का जो है अच्छे से समझ में आएगा। आज दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे, महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे, तराइन और चंदावर के युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। किसी तरह का कोई ऑडियो वीडियो इशू तो नहीं आ रहा है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? चलिए, तो आवाज़ क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, हम क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो सेशन को लाइक कर दें। बिल्कुल भी लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। सभी लोग कम से कम 1 सेकंड का समय देके इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप शेयर करना भी उचित समझते हैं, यदि आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, आपके साथ कई और बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ आपने यदि अभी तक यूपीएससी विद चंचल कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे परिवार में 40,000 सदस्य पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 40,000 हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। तो इसी तरह से यदि आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अभी बहुत सारा जो रास्ता है हमें तय करना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इसको शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से चैनल पाएंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे आने वाले सभी सेशंस के लिंक, नोट्स, अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके काम आएगा। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में हमारी क्लास का एजेंडा क्या है। मज़ा आएगा, थोड़ा सा एकदम शांति के साथ, फोकस के साथ इधर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या बात की थी, पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा किस प्रकार से मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हमने शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को 5 भागों में बांटा जाता है ना। एक है राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार संघर्ष, दूसरा राजपूत, तीसरा धार्मिक सुधार आंदोलन, चौथा सल्तनत काल और 5वां मुगल काल। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका था और उसके साथ हमने देखा कि भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो मानी जाती है 712 ईस्वी के बाद, है ना। 712 ईस्वी में आपको मैंने बताया था भारत पर अरब आक्रमण हुआ, सिंध पर, है ना। उस समय सिंध भारत का ही हिस्सा था। तो भारत पर अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर एक सफल आक्रमण किया और उसने जीता सिंध को। पहले उसने सिंध को जीता, जहां के शासक थे दाहिर सिंह, है ना। सिंध को जीता, चच राजवंश वहां पर शासन कर रहा था। और सिंध को जीतने के बाद मुल्तान को भी जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों की विजय यहीं तक सीमित रह गई। अरबों ने सिंध और मुल्तान को जीत लिया। सिंध आपको पता है पाकिस्तान का एक प्रांत है वर्तमान में, और मुल्तान भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। तो ये 2 इलाके को जीत चुके थे अरब, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन उसके बाद में ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। अरबों की विजय यहीं तक सीमित रह गई, वो भारत में आगे नहीं आए। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से, ठीक है, भारत में कुछ शक्तियों ने लगभग 300 वर्षों तक उसके बाद में भारत को जो है वो सुरक्षित रखा। 300 वर्षों तक भारत में समय समय पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। और उस दौरान मैंने आपको बताए थे कई सारे राजवंश थे, नाम आपको याद हो गए होंगे।
हमने हिंदू शाही राजवंश के बारे में बात की, हमने चंदेल राजवंश के बारे में बात की, हमने चालुक्य देखे, चोल देखे, पल्लव देखे, है ना। बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, बहुत सारे राजवंश थे जिन्होंने इस दौरान भारत में शासन किया और भारत को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा। लेकिन 300 वर्षों के बाद भारत पर फिर से विदेशी आक्रमण का खतरा मंडराने लगता है और इस बार भारत पर आक्रमण किया तुर्कों ने। ठीक है, पहले किसने किया था? पहले अरबों ने किया था। तो अरब के बाद अब भारत पर आक्रमण करते हैं तुर्क। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेजन ऑफ टर्क्स, तुर्कों का आक्रमण ही है। तो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कब किया, ये सब हम लोग जो है आज के सेशन में जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपको बता ही दिया था कि 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ और भारत में कई सारे प्रभावशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। ये सब हमने देखा। 300 सालों तक भारत सहित सिंहल द्वीप, जावा, सुमात्रा में शासन करने वाले सम्राट भारत में आपको दिखाई देंगे। फिर इसके साथ आपसी संघर्ष, देश में केंद्रीकृत शक्ति का अभाव और सत्ता लोभ के लिए तुर्कों की सहायता, कई कारण थे जिसकी वजह से भारत में आने वाले समय में तुर्क आक्रमण हुए। और न सिर्फ तुर्क आक्रमण हुए बल्कि तुर्क सफल भी हुए। क्यों? महमूद गजनवी भारत में आक्रमण किया और सफल रहा, कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया, सफल रहा। एक मुस्लिम राज्य की भारत में स्थापना उसने की। तो ये जो तुर्क मुसलमानों का आक्रमण हुआ, इसको विफल करने में हम असफल रहे, कई कारणों से हम फेल हो गए। इनको रोकने में हम इन्हें नहीं रोक पाए क्योंकि एक तो हमारे देश के शासक या राजा आपस में संघर्ष कर रहे थे, है ना। जब आपस में ही लड़ रहे होते हैं ना, फूट पड़ी होती है तो हम कमजोर होते हैं। तो एक समस्या है कि हम आपस में लड़ रहे थे। दूसरा, कोई बड़ी केंद्रीकृत शक्ति आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी कि जो इनको रोक सकती थी, वो भी नहीं था। और फिर कुछ अपनी कमजोरियां, कहते हैं ना, जब अपना सिक्का खोटा हो, है ना, तो फिर किसी से क्या कह सकते हैं। हमारे अपने ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने पद के लालच में, सत्ता के लालच में विदेशियों का साथ दिया और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज उन्होंने पहुंचाया, है ना। आपने जयचंद का नाम सुना होगा और ऐसे कई सारे लोग जो है इतिहास में यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तुर्क आक्रमण अगर आप देखो कि जो शुरुआत भारत में अरबों ने की थी, है ना, उस शुरुआत को अरबों ने भारत में जो काम शुरू किया था, आपको पता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। तो जिस चीज़ की शुरुआत अरबों ने की थी उस काम को पूरा किया तुर्कों ने, है ना। किसने किया? तुर्क। भारत में सिंध विजय जरूर की थी अरबों ने, लेकिन भारत में सत्ता स्थापित करने में वो कामयाब नहीं हुए। क्या भारत में कोई सत्ता या कोई साम्राज्य वो बना पाए? नहीं बना पाए। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना वो नहीं कर पाए। इसका श्रेय जाता है तुर्कों को। किसको जाता है? तुर्क। इन्होंने भारत में एक स्थायी साम्राज्य बनाया, है ना। आप पूरा उस काल को सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो भारत पर तुर्क आक्रमण की यदि बात करें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण और उसके बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या क्या बदलाव आए, और हम देखेंगे तुर्कों की विजय का प्रभाव कि आखिर तुर्कों के आक्रमण से भारत में उनकी विजय से क्या क्या फर्क पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो इनके बारे में जान लीजिए कि तुर्क कौन थे, कहाँ से आए हैं। मध्य एशिया में शासन करते थे, आपको पता है। और ये जो है ये लड़ाकू और बर्बर जाति थी। शुरुआत में ये लोग मुस्लिम नहीं थे, है ना। इनमें से कई सारे लोग बौद्ध थे, अलग अलग दूसरे संप्रदायों को मानते थे। बाद में इनको मुस्लिम बनाया गया, इस्लाम धर्म में इनको परिवर्तित किया गया। तो ये लड़ाकू जाति थी और लड़ाकू के साथ साथ बर्बर जाति थी। बर्बर समझते हैं? बर्बर का मतलब है कि ये लोग थोड़े से निर्दयी तरह के लोग थे, है ना। मार काट में विश्वास ज़्यादा रखते थे, हिंसा में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ये तुर्क जो है ये उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद ये इस्लाम धर्म में आ गए, है ना। इन्होंने इस्लाम को अपना लिया और आगे जाके जब इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो इनका उद्देश्य हो गया एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। तो जैसे अरब जो है, या हम कहें कि ये मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था, तो मैंने आपको बताया था कि धन लूटने आया था, कुछ इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था, लेकिन भारत में शासन स्थापित करना नहीं चाहते थे।
ये लोग एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने जो है इतने सारे अभियान किए और एक के बाद एक जो है युद्ध लड़े। थोड़ा सा मैं आपको तुर्कों की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। तो तुर्कों की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है अलप्तगीन से। किससे? अलप्तगीन। आप मोहम्मद गौरी जो है ना, वो बाद में पढ़ेंगे, गजनवी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको शुरुआत करनी होती है अलप्तगीन से। अलप्तगीन कौन था? अलप्तगीन एक तुर्क दास था। कौन था? एक तुर्क दास था और गुलाम था। दास मतलब वही गुलाम था, लेकिन योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 956 ईस्वी में इसको बनाया गया खुरासान का गवर्नर। ठीक है, यहां से आप देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है अलप्तगीन से। अलप्तगीन को क्या किया गया? पहले ये गुलाम था, दास था। इतिहास में ऐसे लोगों से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने बहुत छोटे छोटे पदों से, छोटे छोटी जगहों से शुरुआत की और आगे जाके उन्होंने बहुत नाम कमाया, आगे जाके उन्होंने बड़े बड़े पद प्राप्त किए, या वो राजा, महाराजा और सुल्तान भी बने हैं। इन्हीं में से एक नाम है अलप्तगीन का। ये गुलाम था और ये इसको जो है इसकी योग्यता की वजह से खुरासान का गवर्नर बनाया। अब यदि आप देखें खुरासान कहाँ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं खुरासान आपको मिलेगा इस जगह पर। ये आपको अफगानिस्तान के वहाँ पर मिलेगा, इधर आपको ईरान मिलेगा, इधर पाकिस्तान है, इधर आप देखोगे ये कैस्पियन सागर है ना। आपने सुना होगा दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है ना, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर मानी जाती है। तो ये वही कैस्पियन सागर है जो मध्य एशिया में स्थित है। इसके पास में कॉकेशस पर्वत है और थोड़ा सा बाजू में आएंगे तो आपको काला सागर या ब्लैक सी दिखाई देगा। वहीं पर आप देखोगे कि नीचे ईरान के पास में आपको खुरासान मिल जाएगा। तो इसको क्या किया गया? इसको खुरासान का गवर्नर बनाया गया, इसको खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया अलप्तगीन को 956 ईस्वी में। अब इसने क्या किया? इसने फायदा उठाया, इसने अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली किया। आ रहा है समझ में? क्या किया? और ज्यादा पावरफुल बनाया। अलप्तगीन जो है लगभग 800 वफादार सैनिकों के साथ में अफगान प्रदेश के गजनी नगर में जाके बस गया। आपको यहाँ से गजनी का इतिहास भी मिल जाएगा। ये गजनी में जाके बस गया और वहाँ एक स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना उसने कर दी। ठीक है, तो पहले वो गवर्नर था, लेकिन बाद में कुछ लोगों के साथ में वो गजनी जाके, अब गजनी कहाँ है ये देखो, यहाँ आपके सामने अफगानिस्तान का मैप है। यदि आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान में गजनी नाम का एक स्थान दिखाई देगा, है ना। यहाँ पास में इधर हेरात है, यहाँ काबुल है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है। नीचे आप देखोगे कंधार है, कंधार, हेरात, काबुल, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। तो यही पाकिस्तान की सीमा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये पाकिस्तान की सीमा है, इधर पड़ता है पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको गजनी मिलेगा, इधर ईरान मिलेगा। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान में गजनी, है ना। यहाँ पर इसने क्या किया? यहाँ ये बस गया और इसने एक स्वतंत्र राजवंश अपना, मतलब गवर्नर जो है क्या बन गया? गवर्नर अब एक राजा बन गया, ठीक है, एक सुल्तान बन गया। तो इसने गजनी राजवंश की स्थापना की और फिर उसकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र इसहाक और उसके बाद बलख्तगीन जो है वो गद्दी पर बैठे, जो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सुबुक्तगीन की हम लोग बात करते हैं। सुबुक्तगीन जो है वो शुरुआत में अलप्तगीन का एक गुलाम था, ठीक है। पहले एक गुलाम था, लेकिन बाद में उसको उसने दामाद बना लिया, अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी और उसी व्यक्ति को आप सुबुक्तगीन के नाम से जानते हो, जो कि पिता था महमूद गजनवी का, सॉरी, है ना, महमूद गजनवी का पिता था। तो इस गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर सुबुक्तगीन को जो है उसने क्या बनाया? अलप्तगीन ने अपना दामाद बना लिया, अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी और आगे जाके उसने और ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली बना लिया। तो अलप्तगीन, और अलप्तगीन के बाद में उसका गुलाम या उसका दामाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा, वो एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और साथ ही राज्य का विस्तार भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप देखोगे कि गजनी राजवंश की या गजनवी राजवंश की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? आप समझ गए? गजनवी राजवंश की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले मैंने आपको बताया अलप्तगीन के बारे में। अलप्तगीन कौन था? अलप्तगीन एक गुलाम था, है ना,
और अपनी योग्यता की वजह से वो राज्यपाल बना। आगे जाके उसने गजनवी के एक स्वतंत्र राजवंश की नींव डाली और वहाँ पर वो शासन करने लगा। उसके बाद में सुबुक्तगीन आया जो कि उसका गुलाम था, उसने उसको दामाद बनाया और उसके बाद वो उसका उत्तराधिकारी बना। सुबुक्तगीन के बाद में महमूद गजनवी आएगा। सुबुक्तगीन वो पहला तुर्क था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, अगर आप देखोगे कि पिछली बार जो मैंने आपको बताया था कासिम के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आप देखोगे सीधा नाम मिलेगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन वो पहला तुर्क था। हम तुर्क आक्रमण पढ़ रहे हैं ना, पिछली बार हमने अरब आक्रमण पढ़ा, अरब आक्रमण के बाद आज हम तुर्क आक्रमण पढ़ रहे हैं। तो पहला तुर्क कौन है? सुबुक्तगीन है, जिसने आक्रमण किया था हिंदू शाही शासक जयपाल के ऊपर। आपने सुना होगा इस वंश के बारे में, मैंने पिछली बार बताया था। कौन है ये? जरा दिमाग पर जोर डालिए और आप याद करिए, मैंने आपको बताया था इस शासक के बारे में। दरअसल ये वंश जो है, मैंने आपको कहा था अफगानिस्तान का अंतिम हिंदू, ठीक है, वंश माना जाता है, हिंदू शाही राजवंश, जिसका संस्थापक था कल्लर, एक कश्मीरी ब्राह्मण था कल्लर। कौन था? कल्लर ने जो है यहाँ की इस वंश की नींव डाली थी और अरबों ने लगभग 200 साल तक कोशिश की, लेकिन वो इसको जीत नहीं पाए। हिंदू शाही राज्य को जीतना अरबों के लिए सपना ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर कल्लर ने हिंदू शाही वंश की नींव डाली थी और जब सुबुक्तगीन ने गजनवी वंश की या उस साम्राज्य की नींव जो है बागडोर संभाली, तो उस समय हिंदू शाही राजवंश का शासक था जयपाल। कौन था? जयपाल। तो सुबुक्तगीन आगे बढ़ता है और सुबुक्तगीन ने आगे बढ़कर जयपाल के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में जयपाल को पराजित भी कर दिया। ठीक है, अब सुबुक्तगीन मर गया। उसके बाद में सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी बनता है महमूद गजनवी, जो आपने कई बार सुना भी होगा। महमूद गजनवी को आप सब जानते होंगे। महमूद गजनवी वो पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दरअसल बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और यहीं से आप देखोगे कि सुल्तान शुरू होता है ना। पहला सुल्तान या पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति महमूद गजनवी है, जिसने 1-2 नहीं भारत पर कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया था। तो ये सब आपको पता है। शुरुआत कहाँ से हुई फिर बता रहा हूँ। गजनवी राजवंश हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने अलप्तगीन देखा जिसने इसकी नींव डाली, गजनी के स्वतंत्र राज्य की। उसके बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा, जिसने तुर्क आक्रमण किया भारत में पहली बार और जयपाल को हराया, हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। और उसके बाद में हमारे सामने आता है उसका पुत्र सुबुक्तगीन के मरने के बाद महमूद गजनवी, जिसने अपने पिता के कामों को और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। पिता की मृत्यु के बाद महमूद के पास में एक विशाल और सुसंगठित साम्राज्य था। देखो पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था इनके पास। मात्र 800 वफादार सैनिकों के साथ में अलप्तगीन ने नींव डाली थी गजनवी वंश की, है ना। कहाँ पर? मैंने आपको गजनी दिखाया, अफगानिस्तान में पड़ता है ना। वहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य बनता है। धीरे धीरे वो राज्य शक्तिशाली होने लगता है और वो इतना शक्तिशाली हो गया कि अब वो एक संगठित और विशाल साम्राज्य बन चुका है सुबुक्तगीन के बाद में। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुबुक्तगीन एक वीर और गुणवान शासक था और उसने अपने राज्य का शासन 20 वर्षों तक विवेक और उस उदारता के साथ किया। वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। यदि आपसे इस तरह का कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था, है ना, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क जो है वो सुबुक्तगीन था, महमूद गजनवी नहीं था। महमूद गजनवी से पहले उसका पिता जो है भारत पर आक्रमण कर चुका था और हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित भी कर चुका है ना। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद जब उसका बड़ा बेटा महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा तो मात्र 27 वर्ष की उसकी आयु थी। कितने साल में? 27 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठ गया। मतलब बहुत ज़्यादा उम्र जो है महमूद गजनवी की नहीं थी जब वो गद्दी पर बैठा था। उसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए।
आपको पता है, जिसमें उसका सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर। 16वां आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, और वो उसका भारत पर सेकेंड लास्ट 16वां आक्रमण था, जिसमें उसने सोमनाथ मंदिर से खूब सारी धन संपत्ति को न सिर्फ लूटा बल्कि उसने वहाँ के ज्योतिर्लिंग, आपको पता है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, और एक जो है उसमें से सोमनाथ भी है। तो सोमनाथ के शिवलिंग को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने उनके जो है शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कुछ टुकड़ों को मक्का भिजवा दिया, कुछ को मदीना भिजवा दिया, कुछ को गजनी भिजवा दिया। इस तरीके से न सिर्फ उसने मंदिर को लूटा बल्कि मंदिर को भी तोड़ा, और उस मंदिर के साथ साथ शिवलिंग को भी उसने तोड़ दिया था। तो ये इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है सोमनाथ का 1025 ईस्वी में। मुख्य रूप से भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? जो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था वो था लूट। मेन तो वही था, क्योंकि भारत में कई सारे अलग अलग जगहों पर उसको पता है कि लूट जो है की जा सकती थी, बहुत सारा संपत्ति वगैरह इनके पास था। और दूसरी चीज़ जो उसको थी वो था गौण उद्देश्य मान सकते हो, इस्लाम का प्रचार मुख्य नहीं था, उसको धन की ज़रूरत भी थी क्योंकि वो एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके साथ साथ वो नहीं चाहता था कि भारत में कोई उसके खिलाफ एक होके और उसके ऊपर आक्रमण करे, तो इसलिए भी भारत पर आक्रमण किया। और दूसरा, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना एक उद्देश्य ये भी था। तो इस तरह से उसने भारत पर आक्रमण किया। उसका आक्रमण कहाँ से शुरू होता है? देखो, सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत पर उसने अपना पहला आक्रमण किया, और जो सीमा के आसपास के किले थे, दुर्ग थे, वहाँ पर उसने तोड़फोड़ की, वहाँ पर उसने क्या किया, उनको जीता। तो ये आप देख सकते हो हिंदू शाही राजवंश है ना, यहीं से आप देखोगे कि वो खैबर दर्रा पार करके आएगा, और यहीं पर जो है वो आपको हिंदू शाही राजवंश से लड़ता हुआ, युद्ध करता हुआ मिल जाएगा। तो इधर से आता है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जयपाल था। पहले सुबुक्तगीन ने भी जयपाल को हराया था, बाद में महमूद गजनवी ने भी जयपाल को हराया। तो 1001 ईस्वी में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के साथ युद्ध किया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इसको पेशावर के निकट पराजित कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में जयपाल जो है उसको उसने बंदी बना लिया, बाद में हाथी और खूब सारा धन लेके जयपाल को छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि वीर जो हैं वो आत्मसम्मान से जीते हैं। तो जब जयपाल हार गया, उसको महमूद ने बंदी बनाया, बाद में महमूद ने उसको छोड़ दिया, तो उसको जो है ना बड़ा आत्मसम्मान को धक्का लगा। तो जयपाल ने छूटने के बाद आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो उसके बाद जयपाल को उसने पराजित किया, बंदी बनाया, छोड़ दिया, लेकिन अपमानित महसूस करते हुए जयपाल ने जो है अपने पुत्र को, जिसका नाम था आनंदपाल, है ना, जयपाल ने अपने बेटे आनंदपाल को राज्य सौंपा और आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो जिल्लत की जो जिंदगी है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं उसको बुरा लग रहा था जिस प्रकार से वो पराजित हुआ था महमूद गजनवी से। तो अब जयपाल के बाद में वहां पर आ गया है आनंदपाल। ठीक है, एक बार आक्रमण करके जयपाल को सुबुक्तगीन ने हरा दिया, फिर उसके बाद गजनवी ने, महमूद ने हरा दिया, उसके बाद वहां पर आ गया आनंदपाल। ठीक है, महमूद का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ। आपको पता है इसमें फिर एक आक्रमण पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भी, आपको पता है, मुल्तान पर आक्रमण किया था, इसको जीता था और खूब सारा सोना यहाँ से जीता था, इसको स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा था। तो महमूद का अगला आक्रमण हुआ महत्वपूर्ण मुल्तान पर, है ना, वहाँ जयपाल के पुत्र आनंदपाल को फिर उसने पराजित किया। अब की बार वो उसके पुत्र से लड़ता है, जयपाल के बाद आनंदपाल से। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में आनंदपाल भारी पड़ रहा था महमूद गजनवी पर। हालांकि इतिहास ये कहता है कि इस युद्ध में आनंदपाल पराजित हुआ और महमूद गजनवी जीत गया, लेकिन आनंदपाल कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कई इतिहासकारों द्वारा कि वो जीत रहा था, वो भारी पड़ रहा था, वो जीतने ही वाला था, लेकिन तभी जो है उसकी किस्मत थोड़ी सी क्या है, खराब निकली और उसके जो हाथी है वो मदमस्त हो गए, मतवाले हो गए और उसके हाथियों ने उसकी खुद की सेना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
कई लोग ये भी कहते हैं कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो इस युद्ध में महमूद गजनवी को आनंद पाल के हाथों हार का सामना करना पड़ता, पराजय का सामना करना पड़ता। हालांकि वो ऐसा हुआ नहीं, और इस युद्ध में जो भी हुआ कारण हमें नहीं पता, पर जीता महमूद गजनवी और उसने 1006 में मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, 1008 में उसने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और आखिरकार उसने मुल्तान को पहले तो लूटा था, अब अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब उसने मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद 1009 ईस्वी में फिर से आनंदपाल से बेहंद के निकट महमूद का युद्ध हुआ और उसके बाद आनंदपाल फिर पराजित हुआ और सिंध से नगरकोट तक महमूद का आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद महमूद जो है उसने पूरा उसका जो राज्य है वो अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया। अब वो और आगे बढ़ा। आपको पता है कि जो पुष्यभूति वंश था, है ना, आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, है ना, किसी समय उसके राज्य की, उसके वंश की थानेश्वर। तो थानेश्वर पर उसने कब्जा किया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। दिल्ली के राजा ने पड़ोसी राजाओं के साथ मिलकर महमूद को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन महमूद को कोई रोक नहीं पाया और उसने जो है वो वाला इलाका भी जीत लिया। फिर वो आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते 1018 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दिया। कन्नौज मैंने आपको बताया था उस काल में भारत में महत्वपूर्ण केंद्र था, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, है ना। किसी जमाने में जो महत्व मगध को प्राप्त था वही महत्व अब जो है कन्नौज का था, जिसके लिए आप लोग देखते हैं ना त्रिपक्षीय संघर्ष। इसी कन्नौज के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार आपस में लड़ते रहे। कभी राष्ट्रकूटों ने कन्नौज को जीता तो कभी पालों ने, कभी प्रतिहारों ने। आगे जाके उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया 1018 में, जहां गुर्जर प्रतिहार शासन जो है उसके प्रतिनिधि राज्यपाल का शासन था और आखिरकार वो भी जीत गया। आगे मार्ग में बुलंदशहर के राजा ने उसके सामने, हरदत्त ने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ मथुरा का शासक जो था कुलचंद, वो युद्ध भूमि में मारा गया और मथुरा और निकटवर्ती क्षेत्रों के लगभग 1000 मंदिरों के आसपास जो है वो लूटपाट उसने की। धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कई सारे मंदिरों को नष्ट करता गया, तोड़ता गया, ठीक है, लूटपाट करता चला गया और इस तरीके से महमूद गजनवी भारत से काफ़ी सारी धन संपत्ति ले जाने में कामयाब रहा। लेकिन जिस अभियान की हम बात कर रहे थे, भारत में महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो आपको मिलेगा वो 1025-26 ईस्वी के आसपास सोमनाथ में, जो मैंने आपको कहा, कहाँ पर, गुजरात। 1025-26 ईस्वी के आसपास गुजरात में सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ का आक्रमण, उसका 16वां आक्रमण था भारत पर और वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा महमूद गजनवी को जो धन संपत्ति हाथ लगी वो इसी आक्रमण के समय लगी है, इसी हमले में लगी है। उस समय जब उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, वहाँ का शासक था भीम प्रथम। कौन था ये? मैंने बताया था आपको, एक ये चालुक्य था, या इसे अनिलवाड़ के चालुक्य भी कहते हैं, कई लोग इन्हें सोलंकी वंश भी कहते हैं, ठीक है, भीम प्रथम। तो उस समय उस इलाके में भीम प्रथम का शासन हुआ करता था और युद्ध हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। आखिरकार महमूद गजनवी ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, इसकी संपत्ति को लूट लिया और मैंने कहा कि इसके जो शिवलिंग है उसको भी नुकसान पहुंचाया, शिवलिंग को भी तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को जो है भारत से बाहर मक्का, मदीना और अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। इस तरह से उसने यहाँ की अकूत संपदा को लूटा। बाद में भीम प्रथम ने ही इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार करवाया, इसको पुनः बनवाया, इसको फिर से इसकी मरम्मत करवाई। लेकिन जब इसने यहाँ पर लूटपाट की, जब सोमनाथ को लूट रहा था, महमूद गजनवी जब सोमनाथ को लूट रहा था ना, तो उसको पता था कि जब वो जाएगा तो रास्ते में उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। दरअसल भीम प्रथम पूरी तैयारी के साथ वापस जो है अटैक करने के लिए तैयार था और उसे पता था कि जब महमूद गजनवी वापस जाएगा, उसके पास खूब सारी धन संपदा होगी, तब जो है उसके ऊपर आक्रमण करके उसको लूट लेंगे, उसको कुछ ले जाने नहीं देंगे।
अब महमूद गजनवी ये बात जानता था कि उसका रास्ते में जो है वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, और वो जो है इसको लूट लेंगे। उसके पास खूब सारा पैसा भी था, धन संपत्ति जो उसके हाथ लगी थी सोमनाथ से वो भी थी। तो उसने क्या किया, उसने रास्ता बदल लिया। जिस रास्ते से वो आया था उस रास्ते से वो नहीं गया, उल्टा उसने वो रास्ता चुना जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन था, अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा था। जाते समय महमूद सिंध के रेगिस्तान से वापस गया। कहाँ से गया? आपने सुना थार, कच्छ और थार का जो इलाका है, बाद में जाते समय वो उस रेगिस्तानी इलाके से, उस निर्जन इलाके से जो है वापस गया। बहुत मुश्किलें उसको रास्ते में आई, यहाँ तक कि काफ़ी सारे सैनिक उसके मारे भी गए, क्योंकि वो रास्ता इतना आसान नहीं था, है ना। उसके साथ साथ उसके ऊपर आक्रमण भी कर दिया, उसके ऊपर जाटों ने आक्रमण भी कर दिया, और जाटों ने जो है महमूद को लूट भी लिया बीच में। पर जैसे तैसे वो अपने राजधानी वापस पहुंचने में सफल रहा। बहुत सारा धन संपदा फिर भी वो यहाँ से लेकर चला गया। तो ये महमूद गजनवी का सोमनाथ आक्रमण था। 1025 में जो हुआ था सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ का वही था। अब जब वो वापस जा रहा था तो मैंने कहा आपसे कि उसको जाटों ने आक्रमण करके लूट लिया। तो जब जाटों ने उसको लूटा तो वो जाटों को जो है सबक सिखाना चाहता था। तो आखिर में अंतिम आक्रमण जो भारत पर उसका हुआ 1027 ईस्वी में सोमनाथ के बाद, वो जाटों पर उसने किया और आखिरकार उनको पराजित कर लिया। ठीक है, क्योंकि सोमनाथ को लूट के वापस जाते समय इन्हीं जाटों ने पश्चिमोत्तर में आप देखोगे सिंध के आसपास उसको नुकसान पहुंचाया था और उससे काफ़ी सारा लूट लिया था। ठीक है, 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। अब आप देखो यहाँ महमूद गजनवी का चैप्टर क्लोज हो गया। तो जितना आपके लिए ज़रूरी है जानना वो मैंने आपको बताया कि कहाँ से गजनवी राजवंश की शुरुआत हुई, कैसे महमूद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण किए, कितनी बार किए, और एक एक करके उसने बहुत सारे मंदिर भी तोड़े, लूटपाट भी मचाई, काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर पहुँचाया, कई सारे राजाओं को पराजित किया, है ना। और आखिरकार सोमनाथ का आक्रमण उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान या आक्रमण माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मूल्यांकन की, महमूद गजनवी के मूल्यांकन की, तो महमूद गजनवी के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कहा कि पता होनी चाहिए। जैसे एक बात तो ये कि महमूद गजनवी जो था वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, है ना। तो ये हिंदू धर्म की इसने काफ़ी सारी मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ा और इसीलिए इसको बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। बुत शिकन मतलब, बुत का मतलब होता है मूर्ति, है ना, बुत का मतलब होता है मूर्ति, और भंजक का मतलब है तोड़ने वाला। बुत शिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक का मतलब भी यही होता है, क्योंकि ये इस्लाम को मानता था, कट्टर इस्लामी था और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। आपको पता ही है कि भारत में मंदिरों में तो मूर्ति पूजा होती ही है और ये मूर्ति पूजा के खिलाफ था, इसीलिए इसने जो है मूर्ति भंजक कहा अपने आप को। इसने जिहाद का नारा भी दिया, एक प्रकार से धर्म युद्ध भी बनाया उसने उस चीज़ को कि ये सिर्फ लूट नहीं है, ये धर्म युद्ध भी है। तो ये जिहाद का नारा भी देता है ना, और ये मूर्ति भंजक या बुत शिकन भी कहलाता है। अब इसके साथ साथ महमूद की बात करें और तो ये विद्वान और कलाकारों का संरक्षक भी माना जाता था। इसके समकालीन हम देखें, बात करें, अल-बरूनी का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने तहकीके हिंद के नाम से एक किताब लिखी है और उस पुस्तक को कई लोग जानते हैं किताबुल हिंद के नाम से। अल-बरूनी किताब उल हिंद के नाम से इसने एक पुस्तक लिखी है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने और वहाँ से लूटने का जो मामला है वो इसी किताब से शुरू होता है। दरअसल अल-बरूनी किताब उल हिंद में, अपनी किताब में सोमनाथ के मंदिर की संपत्ति का बहुत ज़्यादा वर्णन किया था। बताया उसने कि किस प्रकार से सोमनाथ में खूब सारा धन संपदा या संपत्ति है, और उसी को बाद में जो है महमूद गजनवी जो है ना उसी से आकर्षित हुआ। तो वो क्या कर रहा है, सोमनाथ पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया। तो ये एक नाम तो मैंने आपको बताया, अल-बरूनी इसी के दरबार में था जिसने किताबुल हिंद के नाम से लिखा है। इसके साथ आपने सुना होगा फिरदौसी का नाम, एक और बड़ा कवि लेखक फिरदौसी, जिसने एक और किताब लिखी शाहनामा।
शाहनामा के नाम से एक पुस्तक लिखी है फिरदौसी ने। तो ये फिरदौसी भी इसी के दरबार में था, इसी का समकालीन है। उतबी वो भी इसी के समकालीन है। तो काफ़ी सारे कलाकार और विद्वान आपको महमूद गजनवी के आसपास मिल जाएंगे। उसका दरबार भरा रहता था कवियों और कलाकारों से। फिर उसने चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है, और दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख भी अंकित किए, एक तरफ अरबी भाषा में और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में। तो अरबी और संस्कृत भाषा के लेखों से युक्त इसने क्या किए, इसने जारी किए सिक्के, ठीक है, इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए, ठीक है। देखो इसके दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, जो मैंने कहा शाहनामा के लेखक उतबी, फारूकी, ऐसे विद्वान रहा करते थे। और इसमें फिरदौसी का नाम आपको याद रखा है, शाहनामा के जो लेखक हैं। अब अल-बरूनी जो किताबुल हिंद का लेखक है, ये महमूद के आक्रमण के समय ही भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध रचना तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के नाम से जानी जाती है। और जब हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, खास करके इस काल के इतिहास की, तो इस काल के इतिहास को जानने में एक बड़ा रोल प्ले करती है, भूमिका निभाती है ये पुस्तक। कौन? किताबुल हिंद, जो किसने लिखी है? अल-बरूनी ने, ठीक है। अब हम बात करें महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के प्रभाव। भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि महमूद गजनवी भारत में लूटपाट करने आया था, क्योंकि उसको धन चाहिए था। वो मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। दूसरा, वो भारत के राजा महाराजाओं से अपने आप को सुरक्षित करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि भारत में कोई उसके खिलाफ एक हो और उसके राज्य को नुकसान पहुँचे। एक ये भी कारण था। इस्लाम धर्म का प्रचार भी एक कारण माना जा सकता है। तो ये तो क्या है कि भाई क्यों, है ना, आखिरकार क्यों महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। कारण आपको समझ में आ गए होंगे, कारण आपको क्लियर होंगे। हम बात करते प्रभाव की। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव हुए, ये बात तो हमें समझ में आती है कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कोई स्थायी शासन नहीं किया। उसने भारत में आके युद्ध लड़े, वो जीता, लेकिन लूटपाट करके वापस चला गया। मतलब कोई बड़ा साम्राज्य उसने भारत में स्थापित नहीं किया। तो क्या प्रभाव है इसके आक्रमण के प्रभाव में? पहला देखो, उत्तर भारत राजनीतिक दृष्टि से बहुत असुरक्षित हो गया, क्योंकि इसने बार बार आक्रमण करके, बार बार हमला करके, युद्ध लड़के यहाँ के राजाओं को पराजित करके कमजोर कर दिया, आर्थिक रूप से भी लूटपाट कर गया, है ना। तो एक तो ये कि भाई राजनीतिक दृष्टि से भारत का वो इलाका असुरक्षित हो गया। इसके आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव ये रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को जो है समाप्त कर दिया। एक जो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि उस समय भारत में जो हमारा, आपको पता है कि जो पश्चिमोत्तर भारत का इलाका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी मजबूत राजा का होना, है ना। आपको पता है कि जब सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड आप कहीं बैंक में जाए, कहीं भी जाए, तो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ होता है? मेन गेट के ऊपर आपको मिलेगा, है ना, ताकि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति बैंक में नहीं घुस पाए गलत इरादों से। तो ये हमारे लिए हिंदू शाही राजवंश जो था ना, वो हमारी सीमाओं की रक्षा करता, वहाँ से किसी को अंदर ही नहीं आने देता था। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 200 साल कोशिश करने के बाद भी अरब जो है हिंदू शाही राजवंश को जीत नहीं पाए थे। लेकिन महमूद ने और उसके पिता सुबुक्तगीन ने जयपाल को हराया, आनंदपाल को हराया, बार बार हराया। तो उसने क्या किया, इस हिंदू शाही राजवंश को, या जो वंश था जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा के रक्षक थे। अगर आप देखो तो आप भारत पर आक्रमण कहाँ से कर सकते हैं बताइए? नीचे से तो कर नहीं सकते, पानी है सब तरफ। आपको पता है कि हम प्रायद्वीपीय भारत है, 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, तो आप भारत पर आ नहीं सकते। ऊपर उत्तर में हिमालय मिल जाएगा, जो कि एक नेचुरल, या आप कहें कि प्राकृतिक दीवार के तौर पर हमारी रक्षा करता है, वहाँ से आना भी मुश्किल है। पश्चिमोत्तर भारत का कुछ इलाका है जहाँ से भारत पर आक्रमण किया जा सकता है और किया गया है। वहीं पर हिंदू शाही राजवंश था, है ना। ये हिंदू शाही राजवंश उस इलाके की रक्षा करता था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और अन्य आक्रमणकारियों के लिए भारत का रास्ता जो है साफ कर दिया। मतलब आने वाले समय के लिए वो इलाका जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि वहाँ कोई भी आराम से अंदर आ सकता है। ये वैसा ही है कि आपने गार्ड को ही मार दिया, है ना, तो अब बैंक में आराम से आप घुस सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं।
तो इसने भारत पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और पंजाब पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। फिर इसका सीधा प्रभाव आप देखोगे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि महमूद जो है वो बहुत सारी धन संपदा को, जितनी बार वो आक्रमण किया उतनी बार वो यहाँ से लूटपाट करके ले गया, उतनी बार उसने यहाँ पर लूट मचाई। तो एक ये भी हुआ कि भारत पर काफ़ी ज़्यादा जो है उसने, भाई लाइक भी कर दो यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद, इतना आप लोगों को एक एक चीज़ें समझाने के बाद, इतना आपके लिए मेहनत करने के बाद, फिर भी आप लोग क्यों नहीं समझते हैं उस बात को कि हमें अपने टीचर्स को, अपने एडुकेटर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप देखें कि कोई कवि है, वो आपको कोई कविता सुनाए और अगर कोई ताली ना बजाए तो फिर उसका मन नहीं होता अगली बार आपको कोई कविता सुनाने का या आपके लिए कुछ लिखने का। तालियों से क्या होता है, हौसला अफजाई होती है, उत्साह बढ़ता है। वैसे ही जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो ना सेशन को, तो आपको मैं नहीं, कोई भी हो, किसी भी टीचर से जब आप पढ़ते हैं ना और आप जब उसके लिए ये छोटा सा काम करते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वो आपके लिए और मेहनत करेगा, वो आपके लिए, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा बेहतरीन कंटेंट लेकर आएगा और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको ही होगा। वरना मनोबल टूटेगा, और जब मनोबल टूट जाता है ना तो फिर मन नहीं करता कुछ करने का, क्योंकि सामने वाले से भी क्या होता है, सामने वाले से भी बराबर जो है उम्मीद होती है कि वो भी सहयोग करेगा। चलो, तो ये जो मैंने आपको बताया, संपत्ति वो लूट के ले जाता था हर बार, और उस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा पैसा हमारे काम ही आता था, तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो है संपत्ति लूटने से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। इसका अंतिम और महत्वपूर्ण प्रभाव ये कि भारत में अनेक हिंदू जो है वो मुसलमान बन गए और यहाँ इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। ठीक है, कई सारे लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया और यहाँ पर धर्मांतरण बढ़ा है, और ये भी हुआ कि भारत में बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी बन गए। इस प्रकार से महमूद गजनवी का मामला आपको समझ में आ गया होगा, कैसे महमूद गजनवी जो है वो कब भारत में आया और भारत में आके उसने कैसे आक्रमण किए और कैसे लूटपाट मचाई। महमूद गजनवी के बाद हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे, इसका नाम आप सबको पता होगा, हम बात करने वाले हैं शिहाबुद्दीन, या जिसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है। आप लोग इसे मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग गौरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तीसरा मुसलमान है जो भारत पर आक्रमण किया। पहले अरब पर उन्होंने भारत में कोई शासन की स्थापना नहीं की, ठीक है, सिंध से आगे वो बढ़े नहीं, पंजाब सिंध से। महमूद गजनवी वो भी मुस्लिम था, तुर्क था, पर वो भी कुछ नहीं किया। वास्तविक रूप से भारत में इस्लाम शासन की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो इसी व्यक्ति को जाता है। इसने भारत में एक स्थायी मुस्लिम शासन की नींव डाली, है ना। इसे आप लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हो। भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से, गौर वंश या गौर वंश के मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। तो ये गौर वंश का मोहम्मद या मोहम्मद गौरी, शिहाबुद्दीन गौरी, बहुत सारे आपको इसके नाम मिल जाएंगे। इस व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है भारत में एक स्थायी, ठीक है, इस्लामी शासन की स्थापना का, जो काफ़ी लंबे समय तक चला है। सल्तनत काल की शुरुआत आप देखोगे यहीं से होगी। ये आया, इसने कुछ इलाके जीते, इसके बाद इसके गुलाम और उसके आगे वाले लोगों ने उसको जो है स्थायी बनाया। तो मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम, सफल आक्रमण करने वाला, जिसने कि भारत में सिंध और पंजाब में मुल्तान को जीता, लेकिन जल्दी ही मृत्यु होने के कारण भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम नहीं कर पाया। उसके एक आक्रमण में आप देखोगे एकमात्र सिंध की जो विजय थी वो स्थायी थी, जिस पर हम लोग पिछले सेशन में बातचीत कर चुके हैं। इसके बाद में आता है मोहम्मद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आया। इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, ठीक है, इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन इसने अपने आप को सिर्फ लूटपाट तक सीमित रखा था। मतलब भारत पर कोई स्थायी शासन करने की इच्छा महमूद गजनवी की भी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान गजनी और मध्य एशिया, उसके आसपास के इलाकों पर था, और वहीं पर उसने राज्य भी किया। तो ये
ये भी लूटपाट तक सीमित था और भारत में मुसलमानों के साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने की, ठीक है, स्थायी नींव रखने का श्रेय जाता है मोहम्मद गौरी को। अब हम थोड़ा सा गौरी के बारे में जानेंगे, इसके वंश के बारे में जानेंगे। पहले तो ये कि वंश आया कहाँ से और ये कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो है ना, ये गजनियों के जमींदार थे, मतलब सामंत। एक्चुअली ये कोई राज परिवार नहीं था, ये गजनियों के लिए काम करते थे, समझ गए, है ना। गजनी राजवंश जो मैंने आपको बताया महमूद गजनवी का, उसी राजवंश के लिए ये लोग काम करते थे। ये उसके जमींदार थे, सामंत टाइप के, सरदार टाइप के लोग हुआ करते थे। लेकिन बाद में परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर जब गजनी कमज़ोर हुआ, गजनवी राजवंश कमज़ोर हुआ, तो इन्होंने अपने राजवंश को जो है क्या कर लिया, अपने राजवंश की जो है स्थापना कर ली, अपने राजवंश की जो है नींव डाल दी। तो ये सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी के मध्य में आपको गौरी वंश, गौर वंश का उदय होता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने आपको बताया कि ये उनके जमींदार थे गजनवियों के, महमूद गजनवी के अधीन ये एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। मतलब जिस महमूद गजनवी की हम बात कर रहे थे, ये उनके लिए काम करते थे। एक छोटा सा इलाका जो है वो पहाड़ी राज्य इनके अधीन था। 1173 ईस्वी में गौरी यहाँ का शासक बना, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने कमान संभाली 1173 ईस्वी के आसपास। दरअसल उस समय गजनी राजवंश जब कमज़ोर हुआ ना, तो गजनवी राजवंश के कमज़ोर होने से मैं आपको बताता हूँ, दो वंश उस समय सत्ता में आए। पहला साम्राज्य था ख्वारिज्म, ठीक है। कौन सा था? ख्वारिज्म, है ना। पहला था ख्वारिज्म या ख्वारिज्म भी कहते हैं। पहले ख्वारिज्म साम्राज्य और दूसरा गौरी साम्राज्य, गौर साम्राज्य। ये दो वंश आए, ख्वारिज्म वंश और गौर वंश। अब चूंकि ख्वारिज्म जो है उन्होंने ईरान और उसके आसपास, मध्य एशिया के आसपास का काफ़ी इलाका कब्जा कर लिया था, उन्होंने जो है वो इलाका जीत लिया था। तो गौरी के पास में कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय भारत की तरफ बढ़ने का, है ना। उधर तो वो जा नहीं सकते थे। ख्वारिज्म साम्राज्य, ख्वारिज्म जो वंश था, उसने इनको वहीं पर रोक रखा था, उधर पूरा इलाका उनके पास चला गया था। तो मोहम्मद गौरी के पास में, गौर वंश के पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि वो भारत की तरफ। अब आप देख सकते हो, जरा मैप में देखो, ये रहा गौर प्रदेश ना, अफगानिस्तान के वहाँ पर आपको मिलेगा गौर प्रदेश। और ये जो गौर प्रदेश है, यहाँ से आप देखोगे अफगानिस्तान, मुल्तान, और ये इधर ये भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये इधर आते हैं, क्योंकि यही इनके पास बचा था। उस समय आप देखोगे दिल्ली में चौहान वंश का शासन था, कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था, जिसे आपने जयचंद को आपने सुना होगा, वो इसी वंश का था। और गुजरात के आसपास चालुक्य, भीम द्वितीय का शासन था। भीम प्रथम जो है महमूद गजनवी से पराजित हुआ था, मैंने आपको बताया। और उस समय जो है ये भीम द्वितीय का शासन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। और मोहम्मद गौरी का ये मानना था कि चूंकि अब वो उस इलाके पर शासन कर रहा है जो महमूद गजनवी का था, गजनी का वो शासक है, इसीलिए पंजाब उसके राज्य का हिस्सा है। चूंकि महमूद गजनवी ने पंजाब को जीता था, अपने राज्य में मिलाया था, तो मोहम्मद गौरी का भी यही मानना था कि ये इलाका जो है, ठीक है, ये इलाका गौर साम्राज्य में होना चाहिए, ये उसका हिस्सा है। उस समय पंजाब का शासन जो है गजनी वंश के शासक, ठीक है, खुसरो मलिक के पास में था। और पंजाब को भारत का सिंहद्वार कहा जाता था, क्योंकि यहीं से आप भारत में आगे बढ़ के और भारत पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो पंजाब के ऊपर आक्रमण करना उसके लिए आवश्यक हो गया। आखिरकार साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 से 1205 के बीच में गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी के विपरीत आप देखोगे मोहम्मद गौरी का मामला थोड़ा अलग है। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन कभी वो हारा नहीं, कभी पराजित नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद गौरी वैसा नहीं था। मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना भी करना पड़ा। गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने इसको बुरी तरह हराया। पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने भी इसको बुरी तरह हराया। बड़ी मुश्किल से जो है जान बचा के वहाँ से भागा। तो ऐसा नहीं है कि ये महमूद गजनवी की तरह था, ये उस तरीके का शक्तिशाली
योग्य नहीं था, इसको भारत के शासकों ने पीटा, ठीक है, हराया, सब कुछ हुआ, पर इसने फिर भी 1175 से 1205 के समय में कई बार भारत पर आक्रमण किया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की जो शुरुआत की, इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को हराया और मुल्तान को इसने जीत लिया। आ रहा है समझ में? मुल्तान से आगे बढ़ा, 1178 में इसने पाटन, गुजरात जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वहाँ का शासक था भीम द्वितीय, जो एक अच्छा और योग्य शासक माना जाता है। तो भीम द्वितीय ने इसको पराजित कर दिया, उससे हार गया। उसके बाद वहाँ से वो भागा। मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय, पहली भीम द्वितीय के हाथ और दूसरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों हुई। तो ये 1178 ईस्वी में भारत में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन नहीं जीता और चला गया। 1179 में इसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और 2 वर्ष के बाद लाहौर पर आक्रमण किया। अब लाहौर पर मैंने आपको बताया उस समय कौन था? पंजाब पर गजनवी वंश का खुसरो मलिक वो शासन कर रहा था। उसने इसको बहुत सारा धन वगैरह दिया और अपने आप को रिश्वत दे के बचा लिया। 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट को जीता और फिर वापस चला गया। अब उस समय ऐसा हुआ कि भारत पर जो पृथ्वीराज चौहान था वो जो दिल्ली पर शासन कर रहा था और गौरी के बीच में युद्ध जो है वो ज़रूरी होने लगा था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस तरफ आगे बढ़ना चाहता था और गौरी जो है वो इस तरफ आगे बढ़ना चाहता था। 1186 ईस्वी में उसने पुनः लाहौर को जीत लिया और वहाँ के शासक खुसरो को जो है आखिरकार बंदी बना लिया वापस। अब इसने लाहौर को बनाया अपना केंद्र, ठीक है, ये बन गया इसका केंद्र, क्योंकि अब वो आगे बढ़ना चाहता था। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलेगा लाहौर, है ना, ये रहा लाहौर, है ना, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। अब ये यहाँ से केंद्र बना के और यहाँ आगे बढ़ना चाहता था, ये इसका बेस स्टेशन था, ठीक है। लाहौर को एज अ बेस स्टेशन ये यूज़ करना चाहता था महमूद, ठीक है, मोहम्मद गौरी। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जो है भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। उस समय वहाँ का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। मतलब अब जो है पृथ्वीराज और गौरी के बीच में एक बड़ा युद्ध होने ही वाला था। भटिंडा के दुर्ग पे कब्जा करने से पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और यही कारण बन गया तराइन के युद्ध का तात्कालिक। आगे जाके आपने पढ़ा ना 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। क्यों हुआ? मैंने बताया आपको कि मोहम्मद गौरी जब गुजरात पर चढ़ाई किया, भीम द्वितीय से हार गया, तो फिर उसको लगा कि अब पंजाब के रास्ते ही भारत में जाना पड़ेगा, है ना। पंजाब से आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली और फिर उत्तर भारत का क्षेत्र जीतेंगे। अब जब वो पंजाब गए तो पंजाब में वहाँ पहले मिला उसको खुसरो मलिक, जो कि गजनवी वंश का ही था। जैसे तैसे उसको निपटाया और वहाँ से जब वो आगे बढ़ा तो उसने जीत लिया भटिंडा, है ना, पंजाब में आपने सुना होगा भटिंडा भारत में जो पंजाब में आता है वो, लेकिन था पृथ्वीराज चौहान के भी। तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में जो है वो थोड़ा सा तनातनी बढ़ गई और अब जो है तय था कि युद्ध जो है इन दो के बीच में होना है। यही तराइन के युद्ध का पहला कारण बना। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली का शासक जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ 1191 AD 1191 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान दूसरी बार भारत में हार गया। पहली बार भीम द्वितीय से हारा था और ये मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी पराजय थी, ठीक है। पहली बता चुका हूं मैं आपको। तो कहाँ है आप देख सकते हो, इस तरीके से ये आगे बढ़ते बढ़ते ये भारत में आ गया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है फिर भारत पूरी तैयारी, ऐसा कहते हैं कि एक खिलजी सेनापति ने मोहम्मद गौरी की जान बचाई और जैसे तैसे वो जान बचा के भारत से भागते हुए सफल हुआ। कई लोग ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको जीवित छोड़ दिया था, उसको, ठीक है, जिंदगी बख्श दी थी। जो भी हो, पर मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया और उसको ये बात पता थी कि ऑप्शन ही नहीं है। मैंने बताया था ना कि ख्वारिज्म साम्राज्य की वजह से उसको भारत की तरफ आना मजबूरी थी, है ना। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं ना, पहले हमने बात की थी कासिम और गजनवी, मोहम्मद गजनवी के बारे में।
महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ये तो धन संपत्ति लूटपाट चाहते थे इसलिए भारत पर आक्रमण किए, कोई साम्राज्य बनाने के लिए नहीं थे। मोहम्मद गौरी की मजबूरी थी भारत पर आक्रमण करना, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था, कहाँ साम्राज्य बनाता वो अपना। तो 1191 ईस्वी में जब वो हार गया तो अगले साल फिर कहते हैं कि 1,20,000 सैनिकों के साथ उसने तैयारी की और फिर भारत पर जो है आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला कि भाई इतनी तैयारी के साथ वो आ रहा है, तो उसने भारत के कई सारे राजा महाराजाओं से सहायता की बात की, अपील की कि भाई सब मिल के आपस में करते हैं, ठीक है, कुछ आए कुछ नहीं आए, जैसा कि भारत में हमेशा से आपको पता है। तो ये आप देख रहे हो तराइन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा तराइन, हरियाणा के यहाँ पर आपको ये इस जगह पर तराइन जो है दिल्ली के पास में ही पड़ता है। तो यहाँ से वो जब आया, लाहौर उसका केंद्र था और यहीं पर जो है पृथ्वीराज चौहान को उसको रोकना था, है ना। तो ये तराइन का दूसरा युद्ध था। कहते हैं, आपको पता है कि जयचंद जो है उसने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, इस युद्ध में वो गौरी की तरफ हो गया और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हुए। तराइन के दूसरे युद्ध में आखिरकार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, ठीक है, सफलता हासिल हुई, वो जीता। कहते हैं कि उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, वो हालांकि चले गए, उनको पकड़ लिया गया, बंदी बनाया गया, फिर छोड़ दिया गया और कुछ समय के लिए उनको फिर से उनके राज्य पर शासन करने दिया गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को फिर से अपने राज्य पर, क्योंकि वहाँ से ऐसे सिक्के मिलते हैं जिसपे पृथ्वीराज चौहान और गौरी दोनों का उल्लेख है, तो कुछ समय के लिए पृथ्वीराज को फिर से अपने राज्य पर शासन करने दिया गया। बाद में षड्यंत्र का आरोप लगा के जो है उनको मार दिया गया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा है उसने रणथंबोर में एक शक्तिशाली जो है चौहान साम्राज्य की बाद में नींव डाली। तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसी विजय के उपरांत दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई। तराइन का युद्ध भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध ने भारत में आने वाले मुस्लिम शासन, सल्तनत काल या जो भी आप कहें, उसकी नींव डाली, है ना। यहाँ से चूंकि वो दिल्ली की तरफ आ गए, अब आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने भारत में उत्तर भारत के कई सारे इलाकों को जीता। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ जो है, ठीक है, इन पर अधिकार कर लिया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1194 ईस्वी में फिर मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ जयचंद। उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से ये माने जाते थे, एक गढ़वाल वंश के थे जयचंद, और इनका शासन था कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज। अब ऐसा कहते हैं कि जयचंद जो है वो पृथ्वीराज के खिलाफ गौरी का साथ दिए और इसी गौरी ने जो है बाद में जयचंद को भी हरा दिया। 2 साल के बाद 1194 में चंदावर की लड़ाई में, इसमें कन्नौज के शासक जयचंद के साथ उसका युद्ध हुआ था। इसमें भी ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध जयचंद जीत रहे थे, ठीक है। इस युद्ध में जयचंद का पलड़ा गौरी के खिलाफ भारी था, पर तीर लग गया आंख में, और आंख में तीर लगने के कारण जो है ये युद्ध जयचंद हार गया और आखिरकार जो है ये विजय तुर्कों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई, ठीक है। तुर्कों का नियंत्रण पूरे उत्तर प्रदेश, बनारस और पूरे इलाके में हो गया, है ना। पहले उसने पंजाब जीता, पंजाब से आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ गया, दिल्ली गया, और दिल्ली को जीतने के बाद वो उत्तर प्रदेश और इस पूरे इलाके में जयचंद को हरा के पूरा जो है इलाका जीत लिया। अंतिम अभियान गौरी का 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के खिलाफ था, ठीक है। और बाद में मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था 1206 में, तो सिंध नदी के पास जो है उसको इसी जाति के या दूसरी जाति के, कोई कंफर्म नहीं है, पर उसको जो है बाद में मार दिया। कहते हैं कि बहुत बुरी तरह से गौरी को मारा गया, हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े उसके शरीर के कर दिए गए, जो भी हो। पर यहाँ आके 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। तो महमूद गजनवी हो गया, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी हो गया, और मोहम्मद गौरी को जो है मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन उसके 3 गुलामों ने संभाला था। अब देखो, वो तो मर गया, और जो इलाका भारत में उसने जीता था, है ना, जो इलाका
भारत में गौरी ने जीता था उसका क्या होगा? तो वो उसके 3 गुलाम थे, एक का नाम था यल्दोज, एक का नाम था कुबाचा और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इन्होंने संभाला और इसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसने दिल्ली में ममलूक वंश की नींव रखी, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। समझ में आया आपको? तो हम लोग अगला सेशन जो करेंगे ना, हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊंगा, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देखेंगे, और भी काफ़ी सारे हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से भारत में सफल तुर्की आक्रमण हुआ, भारत में तुर्क आक्रमण के बाद में मुस्लिम शासन की स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी गई, और किस प्रकार से भारत में जो है गौरी जीता, और गौरी के बाद में हम लोग देखें उसके 3 गुलाम यल्दोज, कुबाचा और तीसरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं में से कुतुबुद्दीन ऐबक को आप लोग जानते होंगे, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ममलूक वंश के नाम से इसने, या गुलाम वंश के नाम से जो है ना, इसे ममलूक वंश या गुलाम वंश भी कहते हैं, है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। अगले सेशन में सल्तनत काल हम लोग पढ़ेंगे, और अभी 3 बजे आपका जो सेशन होगा MCQs वाला, कल नहीं हो पाया था, प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा अब की बार प्रीलिम्स पार वाला जो सीरीज़ है 3 से 4 बजे तक होगा। यदि आप लोग अटेंड करना चाहें तो 3 से 4 बजे आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इस सेशन को आप लोग अगर लाइक नहीं किया हो तो सभी लोग जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके साथ साथ आप और कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ भी आप कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, 3 बजे फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, UPSC विद चंचल कुमार को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आप सभी से। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, जय हिंद।